नमस्कार दोस्तों, कुमार क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। मैं हूं धीरेन्द्र कुमार। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंग्लिश ग्रामर का इम्पोर्टेंट चैप्टर वॉइस लेकर उपस्थित हूं। वॉइस आपके UPPCL TG2 एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले 15 इंग्लिश के प्रश्नों में से 2-3 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाने वाले हैं। यदि आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको, यदि आप शुरू से यह वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तो वॉइस को लेकर के भविष्य में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। आप हर तरह के सेंटेंसेस को डील कर पाने में सक्षम होंगे। तो शुरू करते हैं अब वॉइस। जैसा कि आप पहले से भी जानते होंगे कि वॉइस 2 तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के अंतर्गत किस तरह के सेंटेंस आते हैं, पैसिव वॉइस के अंतर्गत किस तरह के सेंटेंस आते हैं, इसके बारे में हमें सबसे पहले जानकारी प्राप्त करनी है। हम जो भी सेंटेंसेज लिखते हैं वो या तो एक्टिव वॉइस के होते हैं या तो पैसिव वॉइस के होते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जिसे हम 2 तरह से लिखते हैं। उसके मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल उसके बोलने के तरीके में बदलाव होता है, लिखने के स्ट्रक्चर में चेंजिंग होती है, भाव वही रहता है। कुछ ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जो एक्टिव और पैसिव दोनों में बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जो केवल एक्टिव वॉइस में लिखे जाते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जो केवल पैसिव वॉइस में लिखे जाते हैं। कौन से ऐसे सेंटेंसेज हैं जिसका एक्टिव और पैसिव दोनों लिखा जाना संभव है? कौन से ऐसे सेंटेंसेज होंगे जो केवल एक्टिव वॉइस में लिखे जाएंगे? और कौन से ऐसे सेंटेंसेज होंगे जो केवल पैसिव वॉइस में लिखे जाएंगे? इसे समझना सबसे पहले जरूरी है। इसे समझने के लिए हमें ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेनी होगी। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है, इसे हिंदी में सकर्मक क्रिया बोलते हैं। जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, और जिस वर्ब के बाद कोई नाउन या कोई प्रोनाउन तो आएगा, लेकिन इसके पहले कोई न कोई प्रीपोजिशन रहेगा, तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। यदि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद यदि कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो उसके पहले, उस वर्ब के पहले कोई भी प्रीपोजिशन नहीं होता है। यदि इनट्रांजिटिव वर्ब रहता है तो उसके बाद
जो नाउन और प्रोनाउन आता है उसके पहले प्रीपोजिशन जरूर लगा हुआ रहता है। इसी ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब पर डिपेंड करता है यह पहचानना कि कौन सा वॉइस एक्टिव है, कौन सा वॉइस हमेशा पैसिव में रहेगा और कौन सा एक्टिव होगा। किसका हम पैसिव बना सकते हैं, किसका नहीं बना सकते हैं। ऐसा कदापि नहीं है कि जितने भी सेंटेंसेज हैं सभी को हम पैसिव में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ऐसा कभी भी नहीं है। यह बात हमें बहुत ध्यान से समझनी होगी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस कन्फ्यूजन में बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं और वो हर तरह के सेंटेंस को पैसिव बनाने में लग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे यदि कोई वर्ब, जैसे मान लिया हम कहते हैं दो वर्ब में हम लेते हैं, जैसे ईट एक वर्ब में ले लिया और एक वर्ब स्लीप ले लिया या प्ले ले लिया। अब ये दो वर्ब है, ये दोनों वर्ब कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सा वर्ब इनट्रांजिटिव है, हम इसे कैसे पहचानेंगे। आप इस बात को ध्यान से सुनें। ट्रांजिटिव वर्ब में यदि हम व्हाट लगा करके क्वेश्चन करते हैं तो वह क्वेश्चन भी सटीक होता है और उसका कुछ न कुछ जवाब मिलता है। और यदि जैसे हम कहते हैं कि व्हाट ईट्स, क्या खाता है, तो उस कंडीशन में जो जवाब मिलता है वो उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे एप्पल खाता है, मैंगो खाता है, तो यदि हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं कि ही ईट्स एन एप्पल, उस कंडीशन में हम यह पहचान पाने में सक्षम हो जाएंगे कि इसका एक्टिव से पैसिव बनेगा, किसका नहीं बनेगा। जैसे ही राइट्स ए लेटर। अब ही राइट्स ए लेटर में राइट्स के बाद राइट्स जो है यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ए ऑब्जेक्ट आया है, इसलिए इसका पैसिव संभव है। लेकिन यदि हम लिखते हैं ही गोज टू स्कूल, तो ही गोज टू स्कूल लिखते हैं, तो उस कंडीशन में यदि हम ऐसा इसका ज़बरदस्ती पैसिव वॉइस बना देते हैं, जैसा कि बहुत सारे बच्चे करते हैं कि ए स्कूल इज गॉन बाय हिम, स्ट्रक्चर तो फॉलो कर रहा है, स्ट्रक्चर में कोई गलती नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि गोज इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो इस तरह से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनेगा, इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इनट्रांजिटिव वर्ब यदि रहेगा तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा।
दूसरी बात जानने योग्य है कि कुछ ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जो हमेशा एक्टिव में रहते हैं। तो इस बात से स्पष्ट हो गया कि यदि किसी सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब है तो वो हमेशा एक्टिव में रहेगा। कुछ ऐसे भी सेंटेंसेज होते हैं कि उसका एक्टिव नहीं बनता है, वो हमेशा पैसिव में ही रहता है। जैसे मेरा जन्म हुआ था, तो मेरा जन्म हुआ था उससे हम क्या लिखते हैं? आई वॉज बोर्न, सब्जेक्ट, उसके बाद हमने बाज या वेयर लिख दिया, उसके बाद बोर्न यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म लिख दिया V3। यदि हम ऐसा कर लिखते हैं एक्टिव फॉर्म में, तो इसका होता है आई बियर, तो ये बिल्कुल मीनिंगलेस है, गलत है, कभी भी ऐसा नहीं लिखा जाता है। ये हमेशा ये सेंटेंस पास्ट टेंस में होता है और हमेशा पैसिव वॉइस में होता है। इसी तरह से कुछ सेंटेंसेज ऐसे हैं जो कि हमेशा पैसिव वॉइस में लिखे जाते हैं। जिस सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब है वो हमेशा एक्टिव वॉइस में लिखे जाएंगे। जिस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा तो उसी का हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजिंग दोनों दो वर्ड है। हम वॉइस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, एक्टिव वॉइस को पैसिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज नहीं करते हैं। क्योंकि चेंज करने का मतलब होता है उसका मीनिंग चेंज कर जाना, और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर चेंज करेगा लेकिन मीनिंग चेंज नहीं करेगा। जैसे ही राइट्स ए लेटर, ये एक्टिव सेंटेंस है। ए लेटर इज रिटन बाय हिम, ये पैसिव सेंटेंस है। दोनों का मीनिंग सेम है। वह एक पत्र लिखता है, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। बात कहने का तरीका थोड़ा चेंज है लेकिन भाव सेम है। दूसरा दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है, दोनों वॉइस में डिफरेंस यह है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट का प्रधानता होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। प्रधानता का मतलब कि उस पर फोकस किया जाता है। जो वर्ड सब्जेक्ट को फॉलो करता है, सब्जेक्ट के डेफिनेशन को फुलफिल करता है, वही सब्जेक्ट बनता है। जैसे सब्जेक्ट का डेफिनेशन है, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, तो वह पत्र लिखता है, पत्र लिखने का काम वह यानी ही कर रहा है। तो यहां पर रियल में सब्जेक्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो होना चाहिए वही है, यानी सब्जेक्ट की प्रधानता है। लेकिन इसमें रियल में डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता है लेटर कोई काम करने का काम नहीं करता है। ये लेटर इज रिटन बाय हिम, लेकिन फिर भी हम इसको सब्जेक्ट बना दिए हैं। जो राजा बनने लायक नहीं है हम उसे भी राजा बना दिए हैं, उसको फोकस मिलाए हैं। दरअसल ये ऑब्जेक्ट का काम करता है इस सेंटेंस में भाव के अनुसार। लेकिन यहां पर काम करने का काम तो ही कर रहा था, उसके द्वारा काम हो रहा है, लेकिन लेटर को सब्जेक्ट हम बना दिए हैं, इसको फोकस किए हैं। तो यहां पर लेटर को फोकस किया गया जाता है, यानी ऑब्जेक्ट को फोकस किया जाता है पैसिव वॉइस में। बस इतना जानेंगे। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को फोकस किया जाता है और इसमें ऑब्जेक्ट को फोकस किया जाता है। तो ये दो चीजें जो है, हम जितने भी अलग अलग तरह के सेंटेंसेज में एक्टिव टू पैसिव और वाइस वर्सा पैसिव टू एक्टिव में ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, उसके जितने भी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे
वो सभी स्ट्रक्चर में ये चीज कॉमन होगा कि जब हम एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो एक्टिव का जो रियल सब्जेक्ट है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा और एक्टिव का जो रियल ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। ये आप ध्यान से बात सुन लें। मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एक्टिव को जब हम पैसिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो जो रियल सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वह पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। यह हम हर तरह के सेंटेंसेज में ये रूल फॉलो करेंगे। हम जानते हैं कि भाव के दृष्टिकोण से सेंटेंसेज कौन कौन होते हैं। स्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से अलग सेंटेंसेज होते हैं और भाव के दृष्टिकोण से अलग सेंटेंसेज होते हैं। जैसे स्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिक्स्ड सेंटेंस, और भाव के दृष्टिकोण से आप जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव में दो चीज़ आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक को यस नो क्वेश्चन बोलते हैं, दूसरे को WH क्वेश्चन बोलते हैं। उसके बाद अफर्मेटिव, निगेटिव, उसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस आता है। आप जानते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में तीन नोशन शो होते हैं, तीन तरह के भाव वाले सेंटेंस होते हैं। एक ऐसा सेंटेंस होता है जिससे रिक्वेस्ट शो होता है, एक ऐसा सेंटेंस होता है जिससे ऑर्डर शो होता है, एक ऐसा सेंटेंस होता है जिससे एडवाइस शो होता है। इसके भी पहचानने के अलग अलग रूल्स हैं कि यदि किसी सेंटेंस में प्लीज लगा हुआ है तो रिक्वेस्ट हो गया, काइंडली लगा हुआ है तो रिक्वेस्ट हो गया, नहीं लगा हुआ है तो या तो ऑर्डर होगा, कमांड हो सकता है, या तो एडवाइस हो सकता है। वो उसके भाव को आप समझ करके क्लैरिफाई कर सकते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है वो मैं अगले वॉइस के अगले सेशन में विस्तार से उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। आप उस सेशन को भी देखना न भूलें। यदि आप पूरे वीडियो को अच्छे ढंग से शांत मन चित करके देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। कंपटीशन में वॉइस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक उसी तरह से उसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंस के बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। ये सभी सेंटेंसेज में वॉइस के ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने हैं, लेकिन मैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ये तीनों सेंटेंस के जो ट्रांसफॉर्मेशन होंगे वो मैं अगले सेशन में लेकर आऊँगा। अभी मैं आप लोगों को केवल दो तरह के सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि केवल टेंस पर रिलेटेड है।
टेंस और वॉइस दोनों काफ़ी एक दूसरे से कोरिलेटेड है। यदि आप टेंस समझ रहे हैं तो वॉइस समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। जो टेंस ना भी समझ रहे हैं वो इस वीडियो को यदि देखेंगे तो निश्चित रूप से मैं दावा करता हूं कि आपको टेंस के स्ट्रक्चर्स भी क्लियर हो जाएंगे और साथ ही साथ वॉइस भी आप सीखेंगे। इस क्रम में मैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो वॉइस का ट्रांसफॉर्मेशन है, सबसे पहले मैं प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का शुरुआत करता हूं। हम लोग इंग्लिश में जितने भी सेंटेंस पढ़ते हैं उसमें सबसे ज़्यादा सेंटेंसेज हम समझते हैं 80% सेंटेंसेज टेंस पर आधारित होते हैं, टेंस से के स्ट्रक्चर पर बेस्ड होते हैं। इसलिए ये सेशन आप ध्यान से सुने और देखें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पहला फॉर्म या पांचवा फॉर्म, ये गलत लिखा गया, पहला फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। वर्ब का वर्ब के बारे में मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देता हूं कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं जिसका सीधा सीधा रिलेशन टेंस से होता है। V1 जैसे एग्जाम्पल के तौर पर गो, हम एक वर्ब लेते हैं। गो के कई सारे फॉर्म होते हैं। गो से ही बना हुआ है वेंट, गॉन, गोइंग और गोज, सब बेसिक चीज़ें हैं। गो जिसको V1 बोलते हैं, वेंट V2 हो गया, गॉन V3, गोइंग V4 और गोज V5। इसमें दरअसल V1 V2 कोई नाम नहीं है, इसे हम ट्रिक के तौर पर हम लोग पढ़ते हैं। V1 V2 दरअसल इसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, इसे पास्ट टेंस बोलते हैं, इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं और इसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। यही कारण है कि प्रेजेंट टेंस में V1 और V5 का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें थोड़ा सा आप जान लें कि V1 जो है वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है और V5 हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है। इसलिए यहाँ पर स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ध्यान देंगे कि V1 या V5 का इस्तेमाल किया जाता है। इसका पैसिव स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट बन जाता है और ये जो V1 है और जो V5 है ये चेंज हो जाता है किसमें, टू बी वर्ब में, टू बी वर्ब प्लस V3 में चेंज हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। यानी V1 या V5 दोनों रहेगा तो दोनों में सब्जेक्ट के मुताबिक टू बी वर्ब लिख देंगे, इज चाहे आर चाहे एम, उसके बाद वर्ब 3। ये बात भी सभी पैसिव वॉइस में कॉमन है, ये आपको दिमाग में बैठा लेना चाहिए। जितने भी तरह के सेंटेंसेज हैं उसमें वर्ब, मेन वर्ब का हमेशा तीसरा फॉर्म ही यूज किया जाता है, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, इंपेरेटिव सेंटेंस हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो। अब एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जैसे
एक्टिव वॉइस में ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर एक्टिव सेंटेंस है, वह एक पत्र लिखता है। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? ए लेटर ऑब्जेक्ट है, तो ए दरअसल ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन गया। तो ए लेटर, चूंकि ए लेटर सिंगुलर है इसलिए इज लिख दिया। जैसा कि स्ट्रक्चर हमको फॉलो करना था, टू बी वर्ब प्लस V3, यही मेन चीज है। और उसके बाद राइट मेन वर्ब है, तो राइट्स का मेन वर्ब है तो उसका V3 राइट, रोट, रिटेन यानी रिटेन होता है। वर्ब का फॉर्म भी याद रखना इस क्रम में जरूरी है। नेक्स्ट सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। इसका स्ट्रक्चर जैसा कि आप जानते हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार टू बी वर्ब लगाते हैं, ईज आर एम को टू बी वर्ब भी बोलते हैं, और टू बी वर्ब के बाद V4 लगता है। लेकिन यही जब पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, और फिर ईज आर एम जो पहले हेल्पिंग वर्ब था वही हेल्पिंग वर्ब रहेगा लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद एक्स्ट्रा चीज इसमें बी जुड़ जाता है, यानी टू बी प्लस V4। टू बी प्लस V4 का जब हम पैसिव बना रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जब भी हम टू बी प्लस V4 का पैसिव बना रहे हैं तो कैसे बदलाव हो रहा है? टू बी वर्ब वही रह जा रहा है लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रहा है उसका नंबर, और उसके बाद एक एक्स्ट्रा वर्ड बीइंग जुड़ जा रहा है, और जो V4 था वो V4 V3 में चेंज हो जा रहा है। फिर उसके बाद हम लोग बाई का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर बाई हर स्ट्रक्चर में टाइप नहीं हुआ है, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाना जरूरी है। जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर, अब इसका पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? ए लेटर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा, ए लेटर इज बीइंग रिटेन बाय हिम। अब आप कहेंगे कि हाँ ही का हिम क्यों हो गया? इसलिए हुआ क्योंकि ही नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है और नॉमिनेटिव केस का यूज केवल सब्जेक्ट के रूप में होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। बाय प्रीपोजिशन है, अब प्रीपोजिशन कोई भी प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है वो हमेशा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ही यदि हम यहाँ पर लिख देते तो गलत हो जाता, बाय ही नहीं होगा। ही का नॉमिनेटिव, ही का ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हिम होता है, इसीलिए हमें हिम लिखना जरूरी है। नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम जानते हैं कि इसका एक्टिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब टू ये हैज या हैव, उसके बाद V3, पहले से ही इसमें V3 रहता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसका जब पैसिव स्ट्रक्चर हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगेगा, ये ध्यान रखना है। और मेन जो चेंजिंग है वो हेल्पिंग वर्ब में चेंजिंग होता है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिव टू पैसिव। जैसे इसमें एक्टिव सेंटेंस में हैज हैव प्लस V3 है तो चेंज होकर के पैसिव में हैज हैव प्लस बीन, ये एक्स्ट्रा आ गया, बीन प्लस V3 हो जाएगा।
जैसे ही हैज रिटेन ए लेटर सब्जेक्ट बन गया, ए लेटर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है इसलिए हैज लिख दिया, प्लूरल रहता तो हैव लिख देते। ए लेटर हैज बीन रिटेन, पहले से भी V3 था, अब भी V3 पैसिव में भी V3 देना है। ए लेटर हैज बीन रिटेन, चूंकि सब्जेक्ट इसमें ही है तो बाय हिम आपको लिखना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आप कहेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है, आप उसे क्यों नहीं बता रहे हैं? तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर का कोई यूज नहीं है। आप उसे बना सकते हैं स्ट्रक्चर, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, न तो कभी पूछा जाता है, इसलिए उसे पढ़ना कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए अब नेक्स्ट मैं शुरू करता हूं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट टेंस इंडेफिनिट टेंस का आप स्ट्रक्चर, एक्टिव स्ट्रक्चर जानते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद V2, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब का दूसरा फॉर्म लिखते हैं। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं था पहले एक्टिव वॉइस में, इसलिए पैसिव वॉइस में अपना मन से हेल्पिंग वर्ब इसमें देना पड़ता है, ये याद रखना होगा। वाज या वर, उसके बाद V2 बदल जाएगा V3 में। ये तो मैं बार बार बता रहा हूं कि पैसिव स्ट्रक्चर में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा, और उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट, जिसको बाय प्लस एजेंट भी बोलते हैं। जैसे ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा, तो इसका पैसिव वॉइस ए लेटर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। ए लेटर, लेटर सिंगुलर है इसलिए वाज, रोट है, रोट का V3 रिटेन होता है, इसलिए ए लेटर वाज रिटेन बाय मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। दोनों के भाव में कोई अंतर नहीं है, स्ट्रक्चर चेंज कर गया, इसलिए तो हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्टिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर देते हैं, उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म लगाते हैं जिसमें ING लगता है, जैसा कि आप सभी इस बात से अवगत होंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जब हम पैसिव स्ट्रक्चर लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाना जरूरी है, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वेयर लिखेंगे। इसमें एक्स्ट्रा चीज बीइंग आ गया, बीइंग, ये ध्यान रखना है, बीइंग छूट ना पाए, ये ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर को रट लेना है बार बार। जब आप इसका मैं एक्सरसाइज भी आपके समक्ष कोई सेशन में ले करके आऊँगा, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ग्रामर याद होगा। रटने से ग्रामर याद नहीं होता है। ग्रामर में जब तक आप एक्सरसाइज नहीं बनाओगे, एक्सरसाइज नहीं सोल्व करोगे, तब तक ग्रामर्स के रूल्स कभी याद नहीं हो सकते हैं। और मैं जो आपको बताऊंगा सारे एक्सरसाइज, सारे सेशन में रूल्स मैं एक्सरसाइज के माध्यम से सिखाऊंगा। आप मेरा कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। यदि आपको इससे लाभान्वित होते हैं तो दूसरों को भी लाभान्वित होने का मौका दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस और मनोबल दोनों बढ़े और अच्छे से आपके साथ, आपके समक्ष
पूरे जोश खरोश से वीडियो लेकर आऊं। इसमें एक्टिव वॉइस के सेंटेंस इस तरह के हो सकते हैं, ही वॉज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा था, यानी इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा था। ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम, ये भी रूल फॉलो कर रहा है। लेटर सब्जेक्ट बन गया, ही का ऑब्जेक्ट हिम हो गया और ए बदल गया, वाज प्लस बीइंग। अब बीइंग छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। यदि आप लिख देंगे ए लेटर वाज रिटन बाय हिम, तो दूसरा स्ट्रक्चर फॉलो करने लगेगा, या तो गलत हो जाएगा, या तो सेंस चेंज होगा, या तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब हैड। केवल इसमें एक हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हैड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पैसिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट के पहले हमने वाई लगाना है, और ये जो हैड प्लस V3 है, वो हैड प्लस V3 को हमें पैसिव वॉइस में हैड बिन V3 कर देना है। यानी ही हैड रिटन ए लेटर, वह एक पत्र लिख चुका था, या उसने एक पत्र लिखा था, बात एक ही है। ये इसका जब पैसिव बनाएंगे तो एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया था, या एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा चुका था, बीते हुए कामों को शो करने के लिए इस तरह के स्ट्रक्चर का हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो सभी का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, लेकिन विल और शैल का कोई मीनिंग नहीं होता है, ये अपना इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। विल और शैल का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। यदि आप कभी सुने होंगे विल मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। कुछ बच्चे कहेंगे विल मतलब गा, क्या गा, कुछ नहीं है। शैल मतलब गा मतलब कोई वर्ड है तो है नहीं। इसलिए विल और शैल का मीनिंग सार्थक होता है तब जब उसके साथ V1 लगाते हैं। विल का मतलब कुछ नहीं होता, लेकिन विल गो का मतलब जाएगा, विल ईट खाएगा, यानी उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जरूरी है, तभी वह मीनिंगफुल होगा। यही कारण है कि फ्यूचर कोई दरअसल टेंस नहीं होता है, इसको जबरदस्ती बनाया गया है। आप वर्ब का 5 फॉर्म में पढ़ते हैं, उसमें कहीं भी फ्यूचर टेंस नहीं नजर आता है। प्रेजेंट टेंस वर्ड आता है, पास्ट टेंस भी आता है, लेकिन फ्यूचर टेंस का कोई भी वर्ब का फॉर्म नहीं होता है। ये तो बेचारा दूसरे पर डिपेंड करता है, V1 पर डिपेंड करता है, पर V1 खुद ही प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस जब तक नहीं लगेगा तब तक इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो ये समझना जरूरी है स्ट्रक्चर को, क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। पैसिव स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, उसके बाद बी। ये ध्यान रखना है, पैसिव में बी लगाना जरूरी है, बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि कोई लिखता है
ही विल राइट ए लेटर, तो एक्टिव सेंटेंस हो गया। यदि इसका पैसिव वॉइस लिखते हैं तो लेटर सब्जेक्ट बन जाएगा। ए लेटर विल बी रिटेन, यदि आप लिख देते हैं ए लेटर, अब बी न लिखें, ए लेटर विल रिटेन बाय मी, तो उससे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं होगा। ए लेटर विल रिटेन कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं, आप कैसे लिख दिए? ए लेटर विल बी रिटेन होगा। जब आप रिटेन V3 लिखे हैं तो उसके पहले बी लगाना मस्ट है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ए लेटर विल बी रिटेन बाय मी, उसने वह एक पत्र लिखेगा, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाएगा, पैसिव वॉइस। अब नेक्स्ट सेंटेंस है और लास्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस का, वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें फिर आपको कंफ्यूजन होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आना चाहिए था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्यों नहीं बताए? तो आप इसमें भी आप ये जान लें कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस में कोई सेंटेंस नहीं यूज किया जाता है, इसलिए उसको नहीं बनाया जाता है, उसका पैसिव नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद विल, या उसके बाद हैव, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहां पर सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर हो या प्लुरल हो, जब भी यहां पर वर्ब होगा तो वर्ब का हैव ही होगा। विल हैज लिख देंगे तो बिल्कुल गलत होगा। कभी भी यहां पर हैज का इस्तेमाल न करें, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो, ही रहेगा तब भी यहां पर हैव ही होगा। ये बात ध्यान से आप सुन लें। पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट के पहले बाय लिखना जरूरी है। उसके बाद जो बीच में बदलाव होता है वो ये होता है कि हैव के बाद बिन लग गया। ये भी ध्यान रख लीजिए, याद रख लीजिए कि कहीं पर भी पैसिव वॉइस में हैव, हैड, हैज लिखा हुआ हो, चाहे कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो, तो बिन जरूर लगेगा उसके बाद। यदि हैव, हैड, हैव, हैज, हैड यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखा हुआ हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसके बाद बिन जरूर लगेगा। इस पर सेंटेंस देखें, ही विल हैव रिटेन ए लेटर, वह एक पत्र लिख चुका रहेगा, वह एक पत्र लिख चुका रहेगा, चाहे लिख चुकेगा। एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा चुकेगा। हालांकि इस तरह का सेंटेंस भी बहुत कम हम लोग यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी यूज होता है। ए लेटर विल हैव बीन रिटेन बाय हिम, यदि कोई स्टूडेंट ऐसा लिख देता है कि ए लेटर सिंगुलर है तो यहाँ पर हैव नहीं हैज होगा, तो उससे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं होगा। आप इस बात को ध्यान से सुन लें, ए लेटर विल हैज नहीं हैव बीन रिटेन बाय हिम, ऐसा होगा। इस तरह से मैं अफर्मेटिव सेंटेंस के सारे स्ट्रक्चर, टेंस के सारे स्ट्रक्चर का पैसिव वॉइस एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं दूसरे सेंटेंस में की ओर अग्रसर हूं, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में कोई विशेष अंतर नहीं है, आप इसको खुद भी समझ सकते हैं। जितने सारे सेंटेंसेज हैं सभी में नॉट लग जाता है, केवल दो ऐसे सेंटेंसेज हैं जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में
और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब नेगेटिव वर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। इसलिए हेल्पिंग वर्ब आ जाता है नेगेटिव में क्योंकि अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। उसमें सब्जेक्ट प्लस V1 का इस्तेमाल या V5 का इस्तेमाल उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा डू या डज। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लिखा जाएगा, सब्जेक्ट प्लुरल है तो डू लिखा जाएगा, आई है तो डू लिखा जाएगा, यू है तो डू लिखा जाएगा, दे है तो डू लिखा जाएगा, ही है तो डज लिखा जाएगा। ये सब बेसिक बातें हैं, आप संभवतः जानते होंगे। उसके बाद नॉट, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अब पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब डू डज नहीं लगेगा, उसमें ईज RM लगेगा। यही दो सेंटेंस बहुत कंफ्यूजन वाला है, बच्चे अधिकांशतः गलती करते हैं। आप इस बात को ध्यान से देखें। नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, ये दोनों में हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाता है। यहां पर डू डज था एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में ईज RM लग गया। सब्जेक्ट प्लस ईज RM प्लस V3 है, V1 V3 में चेंज हो गया। जैसे सेंटेंस है ही डज नॉट राइट अ लेटर, वह एक पत्र नहीं लिखता है। इसका पैसिव वॉइस डज नॉट के जगह पर डज नॉट यदि आप लिख देंगे ए लेटर डज नॉट रिटेन बाय हिम, आप लिख देंगे ए लेटर डज नॉट रिटेन बाय हिम, तो दुनिया में उससे बड़ा गधा कोई नहीं है। पैसिव वॉइस के क्रम में यह स्ट्रक्चर सही है, लेकिन पैसिव वॉइस के क्रम में ऐसा लिखना सही नहीं है। ए लेटर इज नॉट रिटेन बाय हिम, ए लेटर इज नॉट रिटेन बाय हिम लिखा जाता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं है, बस अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं था, इसमें नॉट आ गया। इसको समझना काफ़ी आसान है। जैसे ही डज नॉट राइटिंग ए लेटर इज नॉट रिटेन बाय हिम। परफेक्ट टेंस में भी कोई विशेष अंतर नहीं है, नेगेटिव में नॉट केवल लग गया है। कुछ ऐसे भी सेंटेंसेज होंगे जिसमें नॉट की जगह पर नेवर लगा हुआ रह सकता है, हार्डली लगा हुआ रह सकता है, और भी नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव वर्ड होते हैं वो सब लगा हुआ रह सकता है। ये कंपटीशन में ध्यान देना होगा। जैसे इसमें सेंटेंस है ही हैज नॉट रिटेन लेटर, उसने पत्र नहीं लिखा है, उसके द्वारा पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अभी मैं यही बता रहा था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 लिखाता है। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1, इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आपको याद होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 लिखा जाता था। लेकिन नेगेटिव में देखिए कितना चेंज हो गया, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1, यहां पर V2 नहीं लिखा जाएगा। V2 लिखेंगे बिल्कुल गलत हो जाएगा, डिड के बाद कभी V2 आएगा ही नहीं, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है इंग्लिश में। तो ये बात ध्यान देनी होगी। यदि आप पैसिव वॉइस लिखेंगे तो डिड भी नहीं लिखा जाएगा। यदि आप डिड लिख देंगे, सब्जेक्ट के बाद डिड लिख देंगे इसके जगह पर, तो ये बिल्कुल गलत होगा। यही सही है, सब्जेक्ट उसके बाद वाज या वेयर, उसके बाद नॉट, उसके बाद V3, उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट।
जैसे ही डिड नॉट राइट ए लेटर, उसने एक पत्र नहीं लिखा, यानी एक पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा गया। ए लेटर वाज नॉट रिटन बाय हिम। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में स्ट्रक्चर में विशेष बदलाव इसमें भी नहीं है, इसमें भी जस्ट केवल नॉट ऐड किया गया है, बाकी सब वही है जो पहले आप अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ा। ही वाज नॉट राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र नहीं लिख रहा था। पैसिव वॉइस में हो जाएगा एक पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा जा रहा था। ए लेटर वाज नॉट बीइंग रिटन बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट, इसमें भी कोई विशेष बदलाव नहीं है, केवल नॉट ऐड कर दिया गया है। कोई भी नेगेटिव वर्ड ऐड किया जा सकता है, बाकी स्ट्रक्चर अफर्मेटिव की तरह है। एक्टिव सेंटेंस यदि रहेगा ही हैड नॉट रिटन ए लेटर, उसने एक पत्र नहीं लिखा था या नहीं लिख चुका था, एक पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा गया था, पैसिव वॉइस हो गया। ही लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाय हिम। अब उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं है, केवल नॉट ऐड किया गया है, ये ध्यान रखना है। बाकी अफर्मेटिव की तरह है, जैसे ही विल नॉट राइट ए लेटर, वह एक पत्र नहीं लिखेगा। पैसिव में होगा एक पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा जाएगा। ए लेटर विल नॉट बी रिटन बाय मी, यहाँ पर हिम होना चाहिए था। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब यस नो क्वेश्चन, ये नेगेटिव सेंटेंस का लास्ट है। ही विल नॉट प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। इसमें आप ये कहेंगे कि यहाँ पर सेल क्यों नहीं लिखे, तो आप ये बात ध्यान से सुन लीजिए कि आजकल हर तरह के सब्जेक्ट के साथ विल लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा। पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, हैव बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कन्फ्यूजन ये होता है कि कभी कभी लोग नॉट को हैव के साथ लगा देते हैं, जबकि यहाँ पर नॉट मेन जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर दोनों है, विल भी है हैव भी है। समझ लीजिए कि बीन भी एक हेल्पिंग वर्ब भी है, बीन मेन वर्ब है, लेकिन मेन विल है, इसलिए विल के साथ नॉट लगता है। ही विल नॉट हैव रिटन ए लेटर, वह एक पत्र नहीं लिख चुकेगा, एक पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा जा चुकेगा। थोड़ा सा हिंदी बोलने में उटपटांग लग रहा है, ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोग इस तरह के सेंटेंस बहुत कम रेयर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट यस नो क्वेश्चन है। सबसे पहले आप ये समझ लें कि यस नो क्वेश्चन होता क्या है। यस नो क्वेश्चन का मतलब है कि जो क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, एक होता है यस नो क्वेश्चन, एक होता है WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन का मतलब होता है जिसका जवाब यस या नो में हो, वह यस नो क्वेश्चन हो गया। उसका जवाब सेंटेंस में नहीं होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि क्या आप रामू हैं, आर यू रामू, तो आप क्या जवाब देंगे? कहेंगे यस, यदि है तो यस, नहीं है तो कहेंगे नो, यस या नो कहेंगे। इसलिए यस नो क्वेश्चन है। क्या वह एक लेटर पत्र लिखता है? क्या वह एक पत्र लिखता है? डज ही राइट ए लेटर? यदि लिखता है तो कहेंगे यस, नहीं लिखता है तो कहेंगे नो। कभी कभी इसका उत्तर देने के लिए हम ऐसा भी लिखते हैं, यस आई डू, हाँ मैं ऐसा करता हूँ, यस आई डोंट, मैं नहीं लिखता हूँ। तो यस नो क्वेश्चन की स्ट्रक्चर में खास
ये विशेषता है कि इसका स्ट्रक्चर जितने भी होगा वो सभी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। यस नो क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। और हिंदी में यस नो क्वेश्चन का जो सेंटेंस होगा हमेशा क्या से शुरू होगा। शुरू में क्या रहेगा, क्या वह पढ़ता है, क्या वह खाता है, क्या वह पढ़ लिखता है, इस तरह के सेंटेंस से रहेगा। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको हिंदी से इंग्लिश सीखने में परेशानी ना हो, आप आसानी से समझ पाएंगे। नेक्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यस नो क्वेश्चन। इसमें हम क्या कर रहे थे, जब निगेटिव सेंटेंस लिख रहे थे तो आपको याद होगा सब्जेक्ट के बाद हम लोग डू और डज लिख दे रहे थे और उसके बाद V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दे रहे थे। उसके बाद नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बस हमने क्या किया कि यस नो क्वेश्चन में डू डज को पहले कर दिया बस, और बाकी सीक्वेंस वही रहेगा। तो ये ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब है जो उसके पहले हो जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ये सीक्वेंस कभी नहीं तोड़ना है। यदि आप इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा, या तो सुपरफ्लुअस यूज हो जाएगा। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, मैं पिछली बार वही बताया कि जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो डू डज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके जगह पर इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया और उसके बाद V1 V3। आप जानते ही हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब तीसरे फॉर्म में रहता है, इसको कभी भी नहीं भूलना है। उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब एक चीज में ध्यान देना है, अक्सर हम बच्चे गलती करते हैं इसके पंक्चुएशन मार्क पर कि लिखेंगे कोई यस नो क्वेश्चन और लास्ट में फुल स्टॉप दे देंगे। लास्ट में फुल स्टॉप नहीं होगा। जब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क ही होगा। ये क्वेश्चन मार्क याद रखना होगा, इसका इस्तेमाल करना अनिवार्य है। नहीं तो खास करके कंपटीशन में जो छोटे छोटे मिस्टेक होते हैं ना, खास करके रिटन एग्जाम में, तो उस कंडीशन में जो एग्जामिनर होता है छोटे छोटे गलतियों को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जैसे डज ही राइट ए लेटर, इसका पैसिव वॉइस होगा इज ए लेटर रिटन बाय हिम, क्या एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें भी वही चीज है। यहां पर थोड़ी सी गलत टाइपिंग हुई है, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक्टिव स्ट्रक्चर है। पैसिव वॉइस में सारा वही चीज रहेगा, इसमें एक्स्ट्रा बीइंग लग जा रहा है। पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में भी ईज आर एम पहले रहेगा, पैसिव वॉइस में भी ईज आर एम पहले रहेगा। बाकी चीज जैसे चेंज होती है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। पैसिव वॉइस में बीइंग प्लस V3 लगता है, इसमें भी लगेगा। जैसे इज ही राइटिंग ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिख रहा है। इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय हिम, क्या एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का इस्तेमाल होता है, तो हैज हैव को पहले कर दिया गया है। बाकी चीज़ें सेम है, वही है। पैसिव वॉइस में भी हैज हैव को पहले कर दिया गया है। आप देखे होंगे पहले भी हम लोग पैसिव वॉइस में बीन का इस्तेमाल कर रहे थे। मैं बताया भी था कि हैज हैव यदि रहेगा तो बीन जरूर रहेगा। पैसिव वॉइस में कभी भी बिना बीन के हैज हैव का इस्तेमाल नहीं होगा पैसिव में। तो हैज हैव है तो बीन है, उसके बाद V3 है। जैसे हैज ही रिटन ए लेटर, क्या उसने एक पत्र लिखा है। हैज ए लेटर बीन रिटन बाई, हैज ए लेटर बीन रिटन बाई हिम,
क्या एक लेटर उसके द्वारा लिखा गया है या लिखा जा चुका है। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट, इसमें भी हम देख रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डीड पहले आ गया। इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव में आपने देखा था कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट था। अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, लेकिन आप नेगेटिव में और यस नो क्वेश्चन में, WH क्वेश्चन में आपको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होगा एक्टिव में, जो कि डीड है। यही जब पैसिव वॉइस में होता है तो इसमें मैं बार बार बता रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये दोनों का पैसिव बनाते समय विशेष ध्यान दें। पैसिव बनाते समय यहाँ पर वाज वेयर का इस्तेमाल होने लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V3, उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वाज ही राइट ए लेटर, क्या लिखाएगा, वाज ही राइट आ लेटर, वाज ही राइट आ लेटर क्वेश्चन मार्क, क्या उसने एक पत्र लिखा। पैसिव वॉइस में होगा वाज ए लेटर रिटन बाय मी, वाज ए लेटर, क्या एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। इसमें एक्टिव स्ट्रक्चर में वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, तो वाज वेयर पहले कर दिया गया और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V4 होता है। पैसिव वॉइस बनाते समय सारी चीज़ें सेम है, केवल हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दिया गया। इसमें जानते हैं कि कोई भी कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस को तो हम लोग बनाते ही नहीं हैं, यूज नहीं करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे नेगेटिव कंटिन्यूअस का नेगेटिव हो, चाहे यस नो क्वेश्चन हो, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे WH क्वेश्चन हो, बीइंग रहेगा ही रहेगा, बीइंग प्लस V3 रहेगा ही रहेगा। इसको भूलना नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है, गलत हो जाएगा। वाज ही राइटिंग ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिख रहा था। वाज ए लेटर बीइंग रिटन बाय हिम, क्या एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा था। इस तरह से नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं कि सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब को हैड को पहले कर देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि परफेक्ट चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव का इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट में हैड का इस्तेमाल होता है, इसलिए हमने हैड को पहले कर दिया। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद परफेक्ट में हमेशा V3 लगेगा, चाहे कोई भी स्ट्रक्चर हो, अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, यस नो क्वेश्चन हो, WH क्वेश्चन हो, उसमें हैड लगेगा ही, V3 लगेगा ही लगेगा, इसको भूलना नहीं है। और पैसिव स्ट्रक्चर में हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन। पैसिव में भी नहीं भूलना है कि हैड, हैज पैसिव रहेगा तो उसके साथ बीन लगेगा ही, बीन प्लस V3 नहीं छोड़ना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे हैड ही रिटेन ए लेटर, क्या उसने एक पत्र लिखा था या लिख चुका था। हैड ए लेटर बीन रिटेन बाय हिम, क्या एक लेटर उसके द्वारा लिखा गया था। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जैसा कि मैं बता रहा हूं बार बार, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इतना का पैसिव वॉइस नहीं पूछा जाता है और ना बनाया जाता है, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में स्ट्रक्चर है एक्टिव स्ट्रक्चर, बिल, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, बिल और सेल का इस्तेमाल होता है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यदि पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यही बिल और सेल को पहले कर देते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद B प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पहले बाई आप लिख सकते हैं। विल ही राइट ए लेटर, क्या उसने एक पत्र लिखेगा, क्या वह एक पत्र लिखेगा। इसका जब पैसिव बनाएंगे तो विल ए लेटर बी रिटेन बाय मी, क्या एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाएगा। तो इसमें बी को ध्यान रखना है पैसिव वॉइस में कि बी प्लस V3 जरूर लगेगा। फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर में
हम देख रहे हैं कि सब विल इसमें हेल्पिंग वर्ब है, विल को पहले कर दिया, बाकी चीज़ें IGTs है। और फ्यूचर इसका पैसिव वॉइस में जब लिखते हैं तो इसमें एक्स्ट्रा चीज़ फिर हैव आ गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हैव के साथ विल प्लस V3 जरूर आएगा, चाहे कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे कोई भी टेंस का सेंटेंस हो। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में चूंकि हैव आया तो विल लिखना है, नहीं लिखेंगे गलत हो जाएगा। विल ही हैव रिटन ए लेटर, विल ही हैव। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि विल ही सोचे विल ही है तो ही के साथ हैव कैसे होगा, वो सोचते हैं कि अच्छा ये हाथ पर तो हैज होगा, ही सिंगुलर इसलिए हैज होगा। नहीं, यहाँ पर हैज नहीं होगा, यहाँ पर हैव ही सही है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर हैव ही के कारण नहीं है, यहाँ पर हैव V3 के कारण है, क्योंकि V3 है तो V3 बिना हैव हैज के वो अकेला रह ही नहीं सकता। V3 बिना हैज हैव हैड के कभी भी V3 अकेला रह ही नहीं सकता है, उसको आप उससे जुदा नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। विल ही हैव रिटन ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिख चुकेगा। विल ए लेटर हैव बीन रिटन बाय हिम, क्या एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा चुकेगा, ऐसा है। उसके बाद फ्यूचर उसके बाद एक नया लास्ट है WH क्वेश्चन। हम लोग जितने भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर अभी पढ़ रहे हैं वो पर अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक्टिव पैसिव समझ लिया, नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव पैसिव का स्ट्रक्चर और सेंटेंस समझ लिया, यस नो का एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर समझ लिया। अब लास्ट है WH क्वेश्चन। सबसे पहले मैं बता दूं कि WH क्वेश्चन संक्षिप्त परिचय दे दूं कि WH क्वेश्चन होता क्या है। WH क्वेश्चन आप जानते हैं कि WH क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन में शुरू में WH वाला वर्ड लगा हुआ रहे। WH वर्ड किसको कहेंगे, जिसमें WH रहेगा, जो क्वेश्चन वर्ड में WH रहेगा, जैसे हु, हुज, whom, which, where, whence, how, why, whither, whence, बहुत सारे वर्ड हैं, सब में WH वर्ड है, इसलिए हम इसको WH वर्ड कहते हैं, ये ध्यान रखें। WH क्वेश्चन बनाना बहुत सरल है। यदि आप यस नो क्वेश्चन समझ गए होंगे तो WH क्वेश्चन अपने आप समझ जाएंगे, उसका स्ट्रक्चर आपको खुद याद हो जाएगा, थोड़ा सा केवल आप समझदारी दिखाएंगे तो। WH क्वेश्चन बनाने के लिए हम यस नो क्वेश्चन, जितने भी स्ट्रक्चर अभी आपने ऊपर पढ़ा यस नो क्वेश्चन का, उस सारे यस नो क्वेश्चन में WH वर्ड शुरू में लगा दें। WH वर्ड लगा देंगे, WH क्वेश्चन लगा देंगे तो वो क्वेश्चन WH क्वेश्चन बन जाएगा। WH वर्ड लगा देंगे तो जैसे इसका एक्टिव स्ट्रक्चर देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के सेंटेंस से शुरू कर रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप जानते हैं कि इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता था, V1 या सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसका यस नो क्वेश्चन बना रहे थे तो डू डज पहले आ जा रहा था। अब यही डू डज देखिए, यदि आप इसको हटा दें, जब अब इसको हटा देंगे तो ये यस नो क्वेश्चन बन गया। डू डज सब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि WH वर्ड लिख देंगे तो WH क्वेश्चन बन गया। इसका पैसिव स्ट्रक्चर भी वही सेम है। पैसिव स्ट्रक्चर में जो WH वर्ड है वही WH वर्ड रहेगा, केवल हु चेंज होता है। मैं बता रहा हूं आगे। डू डज, इसमें भी डू डज
पैसिव वॉइस में नहीं लिखा जाएगा, इज आर एम लिखाएगा, बाकी चीज़ें एज इट इज रहेंगे। जैसे सब्जेक्ट, उसके बाद V1 को V2 में कन्वर्ट करना है तो रहेगा ही रहेगा। सब्जेक्ट जो था सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट के पहले बाई लग जाएगा। जैसे आप सेंटेंस देखें, वाई डज ही राइट ए लेटर, वह एक पत्र क्यों लिखता है। पैसिव वॉइस होगा, वाई इज ए लेटर रिटन बाय हिम, एक पत्र उसके द्वारा क्यों लिखा जाता है, एक पत्र उसके द्वारा क्यों लिखा जाता है, ये पैसिव वॉइस है। दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है, केवल बोलने का पूछने का जो तरीका है वो अलग है। तो इस तरह से वाई WH वर्ड, वाई से शुरू करने वाला WH वर्ड कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी सेम चीज है। यदि आप इसको ढक दें, इसको हटा दें, तो जो बाकी बच गया वो यस नो क्वेश्चन हो गया। यदि आप WH वर्ड लिख देंगे तो ये WH क्वेश्चन हो गया। पैसिव वॉइस में भी वही चीज़ है। पैसिव वॉइस में भी यदि आप इसको WH वर्ड को नहीं लिखेंगे तो ये यस नो क्वेश्चन हो गया। पैसिव वॉइस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन यदि आप WH क्वेश्चन लिख देंगे तो ये WH क्वेश्चन हो गया। जैसे वाई इज ही राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र क्यों लिख रहा है। वाई इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय हिम, एक पत्र उसके द्वारा क्यों लिखा जा रहा है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसमें भी ठीक वही चीज़ फॉलो करना है। यदि हम इसको हटा देते हैं तो ये यस नो क्वेश्चन बच जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यस नो क्वेश्चन है, जो कि पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। और यही इसी यस नो क्वेश्चन के ठीक पहले WH वर्ड लगा दिया तो WH क्वेश्चन बन गया। बस पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर में भी सेम चीज़ है। यदि आप WH वर्ड हटा देते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन गया, यस नो क्वेश्चन का। लेकिन यही WH वर्ड हटा देते हैं तो पैसिव स्ट्रक्चर का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। जैसे हु हैज रिटेन ए लेटर। अब देखिए, मैं अभी बता रहा था कि केवल हु WH वर्ड है जो कि चेंज होता है पैसिव वॉइस में जाने के बाद। हु हैज रिटेन ए लेटर, यह पत्र किसने लिखा, यह पत्र किसने लिखा है। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा, हु जो है वो बाय हुम में चेंज हो जाता है। बाय हुम हैज ए लेटर, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। बीन, फिर वही बात हो गया कि हैज है तो बीन तो रहेगा ही, साथ तो छोड़ नहीं सकता है। हु बाय हुम हैज ए लेटर बीन रिटेन, यह पत्र एक पत्र किसके द्वारा लिखा गया है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। हालांकि हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि whom हैज ए लेटर रिटेन, ये बाई बाद में भी लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें भी सेम चीज़ है। ज़्यादा बताने की अब ज़रूरत नहीं रह गई, मैं कई बार रिपीट कर चुका कि इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर दरअसल अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन एक्टिव स्ट्रक्चर लिखते समय इसमें हेल्पिंग वर्ब डालना पड़ता है। जब हम यस नेगेटिव या यस नो क्वेश्चन या WH क्वेश्चन लिखते हैं, तीनों में एक्टिव में। लेकिन वही पैसिव में डीड नहीं लगता है, ये भी ध्यान रखना है। पैसिव में डीड नहीं लगता है, यहाँ पर वाज या वेयर का इस्तेमाल होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आप जानते हैं पैसिव वॉइस में भी तो लगेगा ही, उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट। जैसे
वाई डिड ही राइट ए लेटर, उसने यह पत्र क्यों लिखा, यह पत्र वाई वाज ए लेटर रिटन बाई, यह पत्र उसके द्वारा क्यों लिखा गया। इस तरह से यह वाई से हम इस तरह से वाई के जगह पर कोई भी WH वर्ड हम रख करके WH क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी सेम चीज़ फॉलो करना है। इसमें भी WH वर्ड एक्टिव स्ट्रक्चर में वही चीज़ किया गया है कि यदि हम इसको हटा दें तो ये यस नो क्वेश्चन बन गया। यदि हमको यस नो क्वेश्चन को WH क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है तो हमें यह WH वर्ड लिख देना होगा। इसमें सेंटेंस देखें, वाट वाज ही राइटिंग, वह क्या लिख रहा था। अब वाट के जगह पर और कोई जो सूटेबल क्वेश्चन वर्ड हो, ऐसा नहीं कि जो मन में आएगा वो आप लिख देंगे, मीनिंगफुल ही नहीं होगा। खाली स्ट्रक्चर सही रहने से फायदा नहीं है, मीनिंगफुल भी होना चाहिए, भी ध्यान देना होता है। वाट वाज ही राइटिंग, वह क्या लिख रहा था। यदि आप हु लिखेंगे तो हु वाज ही राइटिंग नहीं लिखाएगा, फिर हु लिखेंगे तो आप ही को ओवरलैप करना होगा, ओमिट करना होगा, हु वाज राइटिंग केवल लिखा जाएगा। इस तरह से W क्वेश्चन से बदलने से थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी चेंज होते रहता है, जो अनावश्यक चीज़ें हैं उसको नहीं लिखते हैं। पैसिव वॉइस में वाट वाज बीइंग रिटन बाय हिम, उसके द्वारा क्या लिखा जा रहा था। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर देखिए। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, इसमें भी वही चीज़ है, हेल्पिंग वर्ब, ये WH वर्ड को हम यदि हटा देते हैं तो क्या बच जाता है, यस नो क्वेश्चन, याद रख लीजिए। और यस नो क्वेश्चन के पहले WH वर्ड जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, WH क्वेश्चन। बिल्कुल सही। इस तरह से पैसिव स्ट्रक्चर है WH क्वेश्चन, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट। आप जानते ही हैं कि हैड है तो बीन तो पीछा छोड़ेगा ही नहीं, बीन तो रहेगा ही। यदि आप उसको हटा देंगे तो निश्चित रूप से परीक्षा में आपको भी हटा दिया जाएगा। V3 प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे हैड ही रिटन बाय ए लेटर, क्या उसने एक पत्र लिख चुका था। हैड ए लेटर बीन रिटन बाय हिम, क्या एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा चुका था या लिखा गया था। इस तरह से। नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी वही चीज है, यस नो क्वेश्चन के पहले WH वर्ड लगा हुआ है। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें भी यही ध्यान रखना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हम जानते हैं कि पैसिव वॉइस में एक एक्स्ट्रा B प्लस V3 लगता है, तो B प्लस V3 लगा देंगे। जैसे हुम विल ही राइट ए लेटर, हुम विल ही राइट ए लेटर, वह किसको पत्र लिखेगा, वह किनको पत्र लिखेगा, किन्हें पत्र लिखेगा। तो इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो इसमें एक प्रीपोजिशन पहले देना होगा, ये ध्यान रखिएगा। टू हुम लिखना होगा, टू हुम विल ए लेटर बी रिटन बाय हिम बाय मी, या यहाँ पर चूंकि सब्जेक्ट ही था इसलिए मी नहीं होना चाहिए था, हिम होना चाहिए था। टू हुम विल ए लेटर बी रिटन बाय हिम, एक लेटर उसके द्वारा किनको लिखा जाएगा। एक लेटर, एक पत्र उसके द्वारा किसको लिखा जाएगा, किसी को लिखेगा ना। तो टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि यहाँ पर टू बाद में भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, होम विल ए लेटर बी रिटन टू बाय मी बाय हिम, इस तरह से। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेम चीज फॉलो करना है। इसमें भी जो स्ट्रक्चर पहले नेगेटिव और यस नो क्वेश्चन में बताया गया वही सेम है, बस इसमें यस नो क्वेश्चन के पहले WH वर्ड जोड़ दिया गया। पैसिव वॉइस में चूंकि इसमें हैव आ गया तो हैव तो बीन, हैव बीन का तो पीछा छोड़ेगा ही नहीं, हैव के साथ बीन रहेगा, बीन के साथ हैव रहेगा, तो ये ध्यान रखना है। जैसे हु विल हैव रिटन ए लेटर, किसने, कौन एक पत्र लिख चुकेगा, कौन एक पत्र लिख चुकेगा। इसमें सब्जेक्ट नहीं है,
इसलिए बिल के बाद सब्जेक्ट स्ट्रक्चर तो भले ही है, लेकिन हमने सब्जेक्ट नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि सब्जेक्ट तो सर्च कर रहा है, सब्जेक्ट को तो खोज ही रहा है क्वेश्चन से, इसलिए नहीं लिखा है। हु विल हैव रिटेन लेटर, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा बाय हुम। यहां पर भी थोड़ा चेंजिंग आ गया, बाय हुम, पहले प्रीपोजिशन देना पड़ गया। बाय हुम विल ए लेटर हैव बीन रिटेन बाय। भले ही एक्टिव में इसमें सब्जेक्ट नहीं था, एक्टिव में इसमें सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन पैसिव में सब्जेक्ट कहां से आ गया? एक्टिव में सब्जेक्ट नहीं था, पैसिव में सब्जेक्ट आ गया। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम जानते हैं कि पैसिव में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, एक्टिव में ऑब्जेक्ट था ए लेटर, इसलिए सब्जेक्ट बन गया। चूंकि इसमें और सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए पैसिव में ऑब्जेक्ट गायब हो गया। क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट बनता, इसलिए यहां पर देखिए बाई के बाद कुछ कोई भी नाउन प्रोनाउन नहीं लिखा गया है। बाई को शुरू में हुम के साथ लाके रख दिया गया है। बाय हुम विल ए लेटर हैव बीन रिटेन, किसके द्वारा एक पत्र लिखा जा चुकेगा। उसके बाद अब बाकी सेंटेंसेस जो हैं प्रेजेंट, ये इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस के वॉइस, ऑप्टेटिव सेंटेंस के वॉइस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के वॉइस, इसके भी स्ट्रक्चर्स, रूल्स और इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट सेशन में लेकर आऊंगा। वो भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, खास करके सीजीएल की तैयारी करते हैं, या जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, आप इसको ध्यान से देखें, एक बार दो बार देखें। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि यह वीडियो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देगा। मेरे सारे वीडियो आप देखें, मैं पूरे ग्रामर पर वीडियो बनाने की शुरुआत किया हूं। मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आएगा और आप मेरा इसी तरह से हर्षवर्धन हर उत्साह बढ़ाते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, मेरा उत्साह बढ़ते रहेगा। आप शेयर करते रहेंगे, मेरा उत्साह बढ़ते रहेगा और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आपको शैक्षणिक हेल्प करता रहूँगा। मैं आगे ग्रामर की और भी कई इम्पोर्टेंट चैप्टर की वीडियो लेकर आऊँगा। हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, हर चैप्टर का एक्सरसाइज के थ्रू। अभी तो मैं रूल्स बता रहा हूँ, फिर मैं एक्सरसाइज के थ्रू रूल्स को और भी मथने का प्रयास करूँगा। आप मेरे सारे वीडियो आप देखना न भूलें। आप सुनहरा अवसर का लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे।